चलो बच्चों, तो आज जो हम बात करेंगे वो गणित की वो शुरुआत की बात करेंगे, जिस शुरुआत में हम लोगों को गणित के उन गणितीय टूल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिन्हें पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही हम IIT JEE के जो आगे के कोर्सेज हैं या आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि गणित को हम क्या समझें, अभी तक तो हम जो गणित को पढ़ते आए हैं, मैथमेटिक्स को जो पढ़ा है हमने, वो एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, उसे एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे, और वो भी लैंग्वेज किसकी? साइंस की। ठीक है, उस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को सीखना पहले बहुत आवश्यक है। ठीक है, उन चीजों को आपको थ्रू आउट जितना भी हमारा कोर्स चलेगा और जब तक हम IIT JEE का एग्जाम ना दें तब तक हमको अपने जहन में बिठा के रखना है अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें जो हम लोग शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो हमको नंबरों की बात करनी है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे नंबरों की। नंबरों से लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उनमें बात करेंगे कि घातांक क्या है, करनी क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्गमूल कैसे काम करता है। ठीक है, घनमूल क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा मापांक का भी बात करेंगे। हम इसके अंदर परिमेय समीकरणों की भी बात करेंगे, अपरिमेय समीकरणों की भी बात करेंगे, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक जो हमको ये पूरा जो चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर को हम बेसिक मैथ्स में पढ़ेंगे। तो जो हम शुरुआत करेंगे इस चीज की, वो करेंगे बेसिक मैथ्स से। सबसे पहला काम जो हम शुरू करेंगे वो है बेसिक मैथ्स, या हम इसको अगर हिंदी में बोलें तो ये क्या है? मूलभूत गणित। ठीक है, बेसिक मैथ्स या आपका मूलभूत गणित। ठीक है, अब ये मूलभूत गणित या बेसिक मैथ्स बोलने पर सबसे पहली चीज हमारे जहन में ये आनी चाहिए कि यहां जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो चीजें हैं जो हमें पहले से आती हैं। मैं उनको बहुत ही छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, एक छोटा सा उसके बारे में परिचय दूंगा आपको, और एक तरह से आपका रिवीजन कराऊंगा। और उसमें कुछ चीजें हैं जो भ्रांतियां हैं जो आप लोगों ने अपने लिए बना ली। जब आप लोगों ने पढ़ा तो ऐसा नहीं था कि आपके टीचर्स ने उसको गलत पढ़ाया, लेकिन आपने उसे गलत समझ लिया होगा। तो अपन उन चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आगे चल करके हमें किसी भी तरह का मन में कोई डाउट ना रहे, कोई शंका ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमें गणित में शुरुआत करनी है तो हमको नंबर सिस्टम पे जाना है, और नंबर सिस्टम पर जाना है तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि आखिर समुच्चय क्या है। तो जो पहली चीज आज हम बात करेंगे वो है समुच्चयों की। समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में भी कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं सेट्स, सेट या समुच्चय। अब सबसे पहली बात कि समुच्चय है क्या। तो जो समुच्चय है वो अवयवों का संगठन है, अवयवों का कलेक्शन है। एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको कलेक्ट करके रखा जाता है, और वो जो एक सेट आप बनाते हैं, वो एक समुच्चय जो बनाते हैं, उस समुच्चय में जो अवयव आने वाले हैं वह परिभाषित होते हैं किसी गणितीय परिभाषा से। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं हमारी, उन सब संख्याओं को एक समुच्चय में रखा जाता है। ठीक है, उन सब को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो समुच्चय को अगर अपन बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अवयवों का संगठन, जिसे परिभाषित किया हो। ठीक है, जिसे परिभाषित किया हो। कैसे परिभाषित किया है? मैंने बोला अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जिसको अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर मैंने जैसे ही बोला तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, उसको अपन ए मान लेते हैं, और ये होता है इक्विवेलेंस का चिन्ह, और एक मझला कोष्ठक लगाते हैं, और इसमें हम लिखना चालू करते हैं अभाज्य संख्याएं। तो 2, फिर 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, जितनी भी आ सकती हैं वो सारी। अब जैसे ही मैंने बोला कि ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तब आपको निश्चित है कि 11 के बाद जो अगला अवयव उसमें आने वाला है वो 13 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो इस परिभाषा द्वारा परिभाषित है। ठीक है, जैसे मैंने बोला
पूर्णांक, जो हम जानते हैं कि पूर्णांक, मैंने कहा पूर्णांक यानी कि आपको इंटीजर के बारे में बात करना है, तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है सर, पूर्णांक के बारे में अगर अपन बात करते हैं, अपन उसको सेट को बोलते हैं नेचुरल नंबर, उस सेट को अपन मान लेते हैं कि बी है थोड़ी देर के लिए, बाद में बताएंगे अपन इसके बारे में। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से यहां पर भी ये अनंत तक और यहां पर भी ये अनंत तक जा रहा है। तो समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है? अवयवों का संगठन है, ठीक है। अब समुच्चय अगर हमें समझ में आ गया कि समुच्चय क्या है, अवयवों का संगठन है जिसमें हम बहुत सारे, जैसे मैं ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं संख्याओं के बारे में बात कर सकता हूं, मैं आपके इसमें बहुत सारी चीजें और भी ले सकता हूं। मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि भारत देश की जितनी नदियां हैं, आप उनका एक समुच्चय बनाया, तो भारत देश में जितनी नदियां आ रही हैं उनको आपको इस करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, मझले कोष्ठक में लिखना पड़ जाएगा। तो यानी अवयवों का संगठन किसी निश्चित परिभाषा के द्वारा जब होता है तो वो जो आपका मझले कोष्ठक में जो लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। वो होता है सेट, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बोले तो सेट इज व्हाट्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। समुच्चय में जो हम बात करेंगे वो दो तरीकों के समुच्चय के बारे में हम बात करते हैं। पहला समुच्चय जो हम बात करेंगे वो है असतत समुच्चय। असतत समुच्चय, असतत समुच्चय। असतत समुच्चय क्या है? डिस्क्रीट सेट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सेट। असतत समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि आप उसको इस तरीके से एक मझले कोष्ठक में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने मझले कोष्ठक में यहां पर क्या लिखा? मैंने लिखा, सपोज करो ए, मैंने माना क्या कि 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से लिखा है। तो यहां पर जब मैंने ये लिखा तो आप देखिए 2 के बाद मैंने अगला जो अंक अवयव लिया है वो 3 लिया है। अब अगर हम गणितीय रेखा के अनुसार देखें या नंबर लाइन के हिसाब से देखें, तो अगर हम अपनी नंबर लाइन में देखें तो 2 और 3 के बीच में कितने अवयव हैं? तो 2 और 3 के बीच में तो अनंत अवयव हैं। 2 और 3 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं? अनंत अंक आ रहे हैं। लेकिन जब हम यहां लिख रहे हैं तो हम 2 लिख रहे हैं, उसके जस्ट बाद जो अगला अवयव लिख रहे हैं वो 3 लिख रहे हैं। यानी हमको 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा है या 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो कुछ निश्चित अवयवों के बारे में बात करनी है, हम सिर्फ उन अवयवों को लिख रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने तीनों समुच्चय लिखे वो एक तरह से क्या है? असतत समुच्चय है, ठीक है जी। ये है आपका असतत समुच्चय, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको आती हैं। हमको ये समझना है कि हम जब पूरा गणित जब पढ़ेंगे, पूरा IIT JEE के लिए 11th क्लास का, 12th क्लास का, तो हम इन चीजों का बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनका इस्तेमाल करते हैं। तब वहां पर आपको कहीं ऐसा कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। इसलिए हम इसको रिवीजन टाइप में करते हैं कि असतत समुच्चय है। फिर आपका जो अगला आता है वो होता है सतत समुच्चय। अब सतत समुच्चय क्या है? सतत समुच्चय के लिए जो 2 ब्रैकेट यूज होते हैं, जो 2 कोष्ठक यूज होते हैं, वो कोष्ठक कौन कौन से हैं पहले मैं वो बता दूं। वो होते हैं, एक तो ये वाला ब्रैकेट जिसको आप बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, मैं इसको बड़ा कोष्ठक भी बोलता हूं लेकिन मैं इसको ज्यादातर बोलता हूं क्या? क्लोज ब्रैकेट। और एक कोष्ठक जो यूज होता है बड़ा कोष्ठक, और जो एक और यूज करता हूं वो है छोटा कोष्ठक, ठीक है। इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट कहता हूं, ठीक है ना। तो हमारे लिए जो 3 तरह के जो ब्रैकेट्स हैं हमारे, वो ब्रैकेट ही हमारे समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। और कैसे करेंगे? अगर इस तरीके से आप अवयवों को प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये कहलाता है आपका असतत समुच्चय, क्योंकि आप यहां पर 2 है, 2 के बाद टूट के फिर अगला अवयव आपने 3 डाला, इसके बीच में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। जबकि सतत समुच्चय की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक सेट ए है और मैंने बोल दिया कि ये 2 से लेके 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 भी लेना है, अंक 3 को भी लेना है, और 2 से 3 के मध्य आने वाले समस्त संख्याओं को लेना है। यानी इसका जो अर्थ अगर अपन समझे कि अगर ये आपको अर्थ में क्या कहेगा या अपन इसको समझेंगे क्या, ठीक है ना। ये तो बोल दिया कि आपने क्लोज ब्रैकेट है 2 से 3, पर इसको समझोगे क्या? तो ये कहेगा 2 से 3 के मध्य, 2 से 3 तक, ऐसे लिख लेते हैं, 2 से 3 तक के सारे अंक, 2 से 3 तक के सारे अंक। तो 2 से 3 तक के सारे अंक अगर आपको प्रदर्शित करने हैं तो आपको कौन सा ब्रैकेट लगाना है? इसमें
बड़ा कोष्टक लगाना है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगाना है। अब मैं बार बार इसको क्लोज ब्रैकेट बोलता हूं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसी को एक और सेट मानता B, और मैं आपसे बोलता कि भाई B जो है वो ओपन 2 से 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओपन 2 से 3 का मतलब क्या हुआ? ओपन 2 से 3 का मतलब होता 2 से 3 के मध्य, 2 से 3 के मध्य के समस्त अंक, के समस्त अंक, 2 से 3 के मध्य के समस्त अंक। अब इसमें क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं 2 से 3 के मध्य के, इसका मतलब ना मैं 2 ले पा रहा हूं ना मैं 3 ले पा रहा हूं, यानी मेरे इस समुच्चय के अंदर अंक 2 और अंक 3 नहीं है, लेकिन 2 और 3 के मध्य आने वाले समस्त अंक हैं। अब कई बार बच्चा सोचता है सर 2 से 3 के बीच में क्या आता है? तो 2 से 3 के बीच में जो अंकों की संख्या है वो कितनी है? अनंत है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर 2.01 ले सकते हैं, फिर 2.01 के बाद 2.001 भी ले सकते हैं, ऐसे 3.9 भी ले सकते हैं, 3.99 भी ले सकते हैं, 3.999 भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अंक ले सकते हैं। पर हम क्या नहीं ले रहे हैं? 2 नहीं ले रहे हैं और 3 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक नया सेट बना लेता ऐसा C, और मैं आपसे बोलता कि बताओ इसका क्या मतलब है? 2 यहां और 3 यहां, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि सर इसका तो मतलब यह है कि 2 से लेकर 3 के मध्य के समस्त अंक, ठीक है, समस्त अंक इसमें सम्मिलित होंगे। पर क्या नहीं होगा? 3 सम्मिलित नहीं होगा, 3 सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि C क्या है? इधर मैंने बड़ा कोष्टक लगा दिया, यहां पर मैंने छोटा कोष्टक लगा दिया, तो क्या बोलूंगा मैं कि 2 से 3 के मध्य के अंक लूंगा, जहां 2 से लेकर 3 के मध्य के समस्त अंक 3 सम्मिलित नहीं होगा, 3 को सम्मिलित नहीं करना। अब 3 से पहले क्या? अब कई बार बच्चों से जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम बात करते हैं बच्चों से कि अच्छा चलो ये बताओ 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या है? अब बच्चा बोलता है सर 3 से जस्ट छोटा नंबर 3.9 होगा। अब जैसे ही आप बोलोगे 3.9 होगा, तो मैं आपसे बोलूं जैसे 3 से छोटा नंबर है तो आपने बोला कि सर 2.9 होगा। मैंने कहा जैसे ही आप 2.9 बोलोगे मैं आपसे बोलूंगा कि 2.9 और 3 के मध्य तो अनंत अंक है। आप बोलोगे सर ठीक है सर, और करीब चले जाते हैं कि 2.99 ले लेते हैं। मैं बोलूंगा 2.99 और 3 के मध्य में कितने अंक? आप बोलोगे फिर से कि अनंत अंक आ गए। तो मैं कभी भी ये नहीं बता सकता कि जो ये आपने अंक दिया है मुझे 3, इसका जस्ट पहले और जस्ट बाद का नंबर कौन सा है। मैं आपसे बोलूं 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? आप बोलोगे 3.01, मैं बोलूंगा 3.001 तो बीच में आ गया। आप बोलोगे सर ठीक है 3.001 ले लो, मैं बोलूंगा 3.00001 ले लो। ऐसे करके हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको कभी बोला जाए कि 3 का जस्ट पहले का अंक बताओ, तो वो आप नहीं बता सकते, ठीक है। आपसे मैं बोलूं 3 के जस्ट बाद का, मतलब बिल्कुल अगला नंबर क्या होगा, 3 के जस्ट अगला नंबर क्या होगा, वो हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आकर के हमारी जो हमारे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि हमने ये सीखा हुआ है शुरू से, यदि आप 2 परिमेय संख्या लेते हैं तो उनके मध्य में अनंत अपरिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्या लेते हैं तो उनके मध्य में अनंत परिमेय संख्या है। और ऐसे अगर हम 2 अंक ले लेते हैं उनके मध्य सदैव अनंत संख्याएं आएंगी। तो हम ये कभी नहीं बता सकते हैं कि जो अंक मुझे दिया गया है उस अंक का जस्ट अगला नंबर या जस्ट पिछला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने बात करी वो पहली बात करी किसको लेकर के? समुच्चय को लेकर के। समुच्चय क्या हुआ? अवयवों का एक संगठन है, अवयवों को कलेक्ट किया गया है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय सम स्पेसिफिक डेफिनेशन, जिसे परिभाषित किया हो, ठीक है। उसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो 2-3 तरीके से किया गया। देखो, एक तो हुआ असतत समुच्चय, जहां पर आपने मझले कोष्टक का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी एक बार समझे। अगर मैंने आपसे बोल दिया, सपोज करो यहां पर कि मेरा एक डी अवयव है, जो मैंने आपसे बोला कि वो है 2 और 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि या तो 2
या 2 या 3 या दोनों। इसका मतलब 2 लेना है, 3 लेना है, ठीक है। लेकिन 2 से 3 के बीच की कोई बात नहीं हो रही है। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा अवयव आ रहा है आपका, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इससे इसको कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा, समुच्चय समझ लिया। समुच्चय में हम 2 तरीके से परिभाषित करेंगे, कैसे, एक करेंगे असतत समुच्चयों के बारे में और एक करेंगे सतत समुच्चय के बारे में। सतत समुच्चय में 2 ब्रैकेट हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है क्लोज ब्रैकेट और एक होता है ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब जो अंक यहां लिखे गए हैं उन्हें सम्मिलित करना है तथा उनके मध्य में जितने भी अंक आते हैं, चाहे वो आपके परिमेय अंक हो, चाहे वो अपरिमेय अंक हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, सब जो भी 2 से 3 के बीच में आ रहा है उन सबको सम्मिलित करना है और इसके हिसाब से 2 और 3 को भी सम्मिलित करना है। पर यदि आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 2 से 3 के मध्य के समस्त अंक, मगर क्या नहीं, आप यहां लिख सकते हैं परंतु न 2 न 3। न तो हम 2 लेंगे और ना हम 3 लेंगे, लेकिन 2 से 3 के मध्य के जितने भी अंक आ रहे हैं हम उन्हें ले लेंगे। इसके साथ साथ हमने क्या सीखा, हमने यह भी सीखा कि यदि आपको कोई अंक दिया जाएगा तो आप उसको यह नहीं बता सकते हैं कि इसका जस्ट अगला नंबर क्या है या जस्ट पिछला नंबर क्या है, उससे जस्ट बड़ा नंबर, बिल्कुल अगला बड़ा नंबर, वो हम नहीं बता सकते हैं। जस्ट छोटा नंबर वो भी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इस पर अपन एक चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसको संख्या रेखा पर एक बार आपको प्रदर्शित करके दिखाता हूं कि यह संख्या रेखा पर किस तरीके से परिभाषित होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए अपन ने सेट लिया, तो अपना ए सेट कहां से कहां तक का था, 2 से लेके 3 तक का था। तो आप क्या करें, एक संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा कहां से कहां तक होती है, वास्तविक संख्या रेखा के बारे में हम बात करते हैं, जो कि माइनस अनंत से चलती है और अनंत तक जाती है, ठीक है जी। इसके बाद आपने कहा 2 और 3, मैं यहां 2 और 3 लिख लेता हूं, ठीक है ना, मैं हर एक को समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने आपसे बोला कि सेट ए कह रहा है कि 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और 2 से 3 के बीच के सारे अंक लेने हैं। तो अगर हम इसे प्रदर्शित करें संख्या रेखा पर, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को लेना चाहते हैं, इसलिए यहां पर जो गोला है उसे भर देते हैं, इसको सॉलिड कर देते हैं, ठीक है ना। और 2 से लेकर के 3 तक के सारे अंकों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं और 3 को भी लेना है, जिसको लेना है उसको डार्क कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 से 3 का, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला, और ये कौन सा सेट हो गया बेटा आपका, ये सेट हो गया बच्चे आपका ए, ठीक है। आपने अगला बोला कि सर आप बी को कैसे प्रदर्शित करोगे, तो देखो क्या कहा मैंने, 2 और 3 को मैंने कौन से ब्रैकेट में बोला, ओपन ब्रैकेट में। जब हम उसे ओपन ब्रैकेट में बोलते हैं, इसका मतलब हम 2 और 3 को नहीं ले रहे हैं। जब हम 2 और 3 को नहीं ले रहे हैं तो 2 पर क्या लगा दो, एक खाली गोला बना दो ओपन, और ये कह दो कि 2 से 3 ये जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप 2 से 3 के बीच के सारे अंकों को तो ले रहे हैं, मगर आप क्या नहीं ले रहे हैं, आप 2 नहीं ले रहे हैं और 3 नहीं ले रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन हुआ वो किसका हुआ, समुच्चय बी का प्रदर्शन हो गया, ठीक है। आपने बोला कि साहब सी आपने दे रखा है, सी क्या है, देखो ध्यान से कि 2 से 3 है, 2 से 3, 2 पर कौन सा ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, क्लोज ब्रैकेट, और 3 पर कैसा लगा रखा है, ओपन ब्रैकेट। 2 पर कौन सा है, बड़ा ब्रैकेट, और 3 पर छोटा। तो अपन ने कहा इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हमने कहा जिसको लेना है उसे डार्क कर दो, समझ में आ गया, जिसे नहीं लेना उसे खाली छोड़ दो, और ये इसके बीच के सारे अंक ले लेगा वो। तो ये जो सेट आ गया आपका, वो कौन सा सेट आ गया, सी सेट आ गया आपके पास, ठीक है। अब अपन ने बोला डी सेट के बारे में। डी सेट क्या कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक में 2 और 3 है, ये कैसा समुच्चय है, असतत समुच्चय है। इसका मतलब सिर्फ 2 लेना है और सिर्फ 3 लेना है, 2 से 3 के बीच में कोई बात नहीं करनी। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 2 को डार्क कर दूंगा और मैं सिर्फ 3 को डार्क कर दूंगा, ठीक है। पर मैं 2 से 3 के बीच में और कुछ रेखा नहीं खींच रहा हूं। तो अगर हमने यहां पर जो 4 सेटों के बारे में बात करी, तो ये आपका ए सेट, बी सेट, सी सेट, और इस वाले को अपन मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका डी सेट है, ठीक है। 2 तरीके से हम सेट को गणित अपने नंबर सिस्टम में यूज करते हैं, एक असतत और एक सतत। अब असतत और सतत में क्या करना है, असतत के अंदर आपको मझले कोष्ठक का इस्तेमाल करना है, इसमें जो अंक लिखे जाएंगे
उन्हीं अंकों को लेना है, उनके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, ठीक है। उनके बीच में क्या आएगा मुझे पता नहीं, ठीक है, मुझे उसकी परवाह भी नहीं। लेकिन जब मैं बात करूंगा सतत समुच्चयों की, तब मैं दो कोष्टकों का इस्तेमाल करूंगा, और यह जरूरी नहीं है कि दोनों ही तरफ बड़े हों। दोनों तरफ आप क्लोज ब्रैकेट लगाएं, आप एक तरफ क्लोज लगाएं, एक तरफ ओपन लगाएं, दोनों तरफ ओपन लगाएं, या दोनों तरफ क्लोज लगाएं, ठीक है। मैंने वो केस बनाने पर मैंने आपको तीनों केस बना के दिखाए, और मैंने कहा कि इन तीनों का अपना अपना मतलब है। जब हम उत्तर लिखते हैं प्रश्न का, तो यह बहुत सुनिश्चित करना होता है कि आप जो अपने उत्तरों का अंतराल लिख रहे हैं, वो अंतराल किस कोष्टक में दिया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं क्या समुच्चय बी और समुच्चय ए बराबर है, तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए में दो अवयव एक्स्ट्रा है, कौन? 2 और 3, जबकि बी समुच्चय में दो अवयव कम है, कौन? 2 और 3। तो ये दोनों समुच्चय कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप प्रश्न में, अगर आपका उत्तर उस पे आया है, समुच्चय ए जैसा आ रहा है, और अगर आप बी लगा करके आ गए हैं, तो आपका उत्तर गलत ही माना जाता है। इसलिए हमें इन कोष्टकों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही सोच समझ के करना है, और इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि हम उसको सतत समुच्चय से बात कर रहे हैं या असतत समुच्चय से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, बहुत ही आसान सा सवाल बोल रहा हूं मैं आपसे, बोल रहा हूं कि 3 से 8 एक अंतराल दिया, मान लीजिए एक सेट मैंने ए दे दिया आपको 3 से लेके 8, और 8 पर मैंने ओपन लगा दिया। मैंने कहा दिए गए अंतराल में सबसे बड़ा अंक सबसे छोटा अंक सबसे बड़ा पूर्णांक यानी इंटीजर, सबसे छोटा पूर्णांक। आप मुझे सोच के बताएं, ठीक है। सबसे पहले अपन नीचे से चलते हैं। 3 से 8 तक दिया है, तो हमको पहली बात ये समझ में आ जाना चाहिए कि 3 पर क्या लगा दिया है मैंने? 3 पर लगा दिया मैंने क्या? क्लोज ब्रैकेट, यानी 3 को मैं अंतराल में सम्मिलित कर रहा हूं, और 8 पर लगा दिया मैंने ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब मैं 8 को सम्मिलित नहीं करना चाहता, लेकिन 8 से पहले जितने भी अंक आ रहे हैं मैं उन सबको लेना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो आप बताएं कि ये समुच्चय शुरू कहां से हो रहा है? पूर्णांक 3 से शुरू हो रहा है, यानी जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो क्या होगा? वो निश्चित तौर पर 3 ही होगा, ठीक है। मैंने कहा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। अब बच्चों देखो ध्यान से, क्या हम 8 बोलेंगे? हम 8 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 8 पूर्णांक तो है, मगर वो उत्तर में सम्मिलित नहीं हुआ। अब अगर वो आपके अंतराल में सम्मिलित नहीं है, अगर वो आपके अंतराल में सम्मिलित नहीं है, तो आप उसे यहां लिख नहीं सकते। तो 8 के पहले कौन सा आपका पूर्णांक है? वो है 7। क्या 7 इस अंतराल में उपस्थित है? बिल्कुल है। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा पूर्णांक जो आएगा वो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा पूर्णांक आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे छोटा अंक। इस अंतराल में या इस समुच्चय में जो सबसे छोटा अंक है वो निश्चित तौर पर 3 ही होगा, क्योंकि हमने अपने अंतराल को शुरू ही कहां से किया? 3 से किया, और 3 को हमने क्या कर रखा है? सम्मिलित कर रखा है। तो मैंने बोला कि सबसे छोटा अंक आपका कितना बनेगा? आपका अंक बनेगा 3, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसके अंदर सबसे बड़ा अंक। देखो बेटा, इस सवाल में और इस सवाल में अंतर है, इस सवाल में और इस सवाल में अंतर है। यहां प्रश्न पूछ रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक कौन? तब तो मैंने निश्चित तौर पे बोला 7 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कि इसको समझाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। पर जब मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ा अंक की, तो आप बोलोगे कि सर 8 के बिल्कुल करीब जो नंबर होगा वो है। और अभी मैंने आपको इससे पहले क्या समझाया कि हम जब नंबर रेखा की बात करते हैं, नंबर लाइन की बात करते हैं, तो हम इस बात को बोलते हैं कि किसी भी अंक का
अगला नंबर, जस्ट नेक्स्ट नंबर या उसका जस्ट प्रीवियस नंबर, जस्ट पहले वाला नंबर हम बता नहीं सकते। इसका मतलब मैं 8 के जस्ट पहले जो नंबर होगा वो बता नहीं सकता, तो मैं यहां पर सबसे बड़े अंक के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप जो भी अंक बोलोगे मैं उससे बड़ा और उससे बड़ा अंक ढूंढ पाऊंगा। बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, इसी प्रश्न में अगर इसी प्रश्न को हम दोबारा करते, ठीक है, हम इस प्रश्न को एक बार और करके देखते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन मैंने दिया उस क्वेश्चन में मैंने समुच्चय बी लिया और बी में अब की बार मैंने 3 और 8 ऐसे लिख दिए, यानी दोनों ही किस में दे दिए मैंने? छोटे कोष्टक में दे दिए। अब मेरा पहला प्रश्न फिर से देखो, क्या सबसे बड़ा अंक के बारे में आप कोई टिप्पणी कर पाओगे? आप बोलोगे नहीं साहब, क्योंकि 8 के जस्ट पहले नंबर को मैं बता नहीं सकता कि वो क्या होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे सर 8.999, पहली बात तो ये समझ लो 8.999 है, तो आप ये बात अच्छे से समझ रहे हैं कि 7.999 अगर आप बोल रहे हैं तो 7.99 से 8 के बीच में आप खुद जानते हैं कि अनंत अंक आते हैं, तो हम ये बात कर ही नहीं सकते हैं कि 8 के जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हमने बोला कि सबसे बड़े अंक पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब बात करी सबसे छोटे अंक की। पिछले प्रश्न में 3 पर हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया था, तो हमने कहा था कि जो हमारा अंतराल है ए का वो शुरुआत 3 से कर रहा है, ठीक है। पर अब क्या हुआ? अब तो वो अंतराल 3 से शुरू नहीं हो रहा, वो तो क्या कह रहा है? 3 के जस्ट अगले नंबर से शुरू करो। अब 3 के जस्ट अगला नंबर हमें क्या पता, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे कि इसका सबसे छोटे अंक के बारे में भी मैं कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात हुई सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक अभी भी कौन है? 7 है। अब क्वेश्चन आया कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। देखो 3 हमने सम्मिलित नहीं किया, तो जो अगला पूर्णांक होगा वही सबसे छोटा होगा, तो वो कौन सा होगा? 4 होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम बात बोलते हैं तो वो बहुत ही स्पेसिफिक बात है कि यदि मैंने आपसे बोला कि सबसे बड़ा अंक है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इसी सवाल में अगर मैं एक और सवाल अभी आपको जोड़ देता ताकि आपको तीनों सवालों का अंतर अच्छे से समझ में आ जाए, मैं आपसे बोलता कि एक और अवयव ले लेते हैं अपन, जो है अंतराल है 3 से लेके 8 तक का, ठीक है। मैंने एक और सेट ले लिया जिसको हमने बोला 3 से 8 तक का है। अब पहला प्रश्न, सबसे बड़ा अंक निश्चित तौर पर 8 ही है, दिख रहा है, क्योंकि 8 अब आपने क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया। 8 से आगे आपको जाना नहीं है, 8 आप में सम्मिलित है, तो आपने लिखा कि सबसे बड़ा अंक 8, सबसे छोटा अंक 3, सबसे बड़ा पूर्णांक 8 और सबसे छोटा पूर्णांक 3 हो गया। तो तीनों ब्रैकेट में आपको समझ में आया कि अगर प्रश्न आ जाता है तो हमको उसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समुच्चय समझ में आए होंगे, असतत समुच्चय समझ में आ गया, सतत समुच्चय समझ में आ गया, ये सब आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ रखा है, मैं सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर करा रहा हूं और आपको कोई चीज मन में डाउट न रहे इसके लिए अपन ये सारी बातें करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं समुच्चय की, हमने बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम। किसकी बात करेंगे हम? नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके हर समुच्चय को निर्धारित करेंगे और फिर मैं आपको एक पूरा ट्री डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे चला था, ठीक है। तो सबसे पहले जब खोज चालू हुई अंकों की, तो हमने सबसे पहले जो परिभाषित किए वो अंक थे नेचुरल नंबर। वो सबसे पहले नंबर हमने कौन से परिभाषित करे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एन से, ठीक है ना। इसका जो डिनोशन है, यूजुअल डिनोशन, वो क्या है? कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? ये असतत समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? ये एक असतत समुच्चय है, यानी एक, उसके बाद अगला अवयव कौन आएगा? एक, उसके बाद अगला अवयव आ गया 2,
फिर आ गया 3, फिर आ गया 4 एंड सो ऑन। कहां तक? और ये 3 डॉट जो मैंने लगाया इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक, जब तक जा सकते हो, जब तक आपकी श्रद्धा है आप जाते जाएं, आपको क्या मिलते रहेंगे? नेचुरल नंबर मिलते रहेंगे। इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं भी हैं और देखा जाए तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी हैं। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी हैं। आप अगर बोलेंगे कि 1 2 3 4 क्या है, तो ये पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर इसको अलग नाम से भी बोल सकते हैं, क्या? कि यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आप इसको धनात्मक पूर्णांक संख्या से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर के बाद हिंदुस्तानियों ने क्या खोज लिया? शून्य खोज लिया, हमने जीरो खोज लिया। जीरो खोजा तो हमने कहा कि अब एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ गई हमें। नया सिस्टम क्या होगा? नया सिस्टम बनाने के लिए हमने कहा कि फिर चलो हम एक नए सिस्टम को परिभाषित करते हैं। तो हमने क्या करा? हमने होल नंबर पकड़ा। होल नंबर, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। जैसे मैंने क्या बोला कि हमने क्या ढूंढ लिया था? जीरो। पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किससे किया गया? होल नंबर को W से। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? सिर्फ एक शून्य जोड़ दिया गया। तो हमने इसको बोला कि आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या बन गए? आपके होल नंबर बन गए। यानी अगर आप प्राकृत संख्याओं में यानी नेचुरल नंबर में क्या जोड़ दें? शून्य और सम्मिलित कर दें, तो वही क्या बन जाएगा? आपका वही आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगा। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब इसके अंदर धनात्मक पूर्णांक भी सम्मिलित है, इसमें शून्य भी सम्मिलित है। जो नहीं है वो क्या है? वो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं सम्मिलित नहीं है। तो अब सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होने की वजह से हमने इसे क्या बोल दिया? अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग बच्चों को जब बोलते हैं कि भाई ये नेगेटिव नंबर, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब मैं आपको बोलता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो बच्चा बोलता है अच्छा नॉन नेगेटिव बोला, अऋणात्मक बोला, इसका मतलब ये धनात्मक की बात कर रहे हैं। तो मैं क्लियर करूं, गणित के अंदर जो बोला जाता है उसका अर्थ वही है। यहां ऐसा नहीं है कि बोला कुछ और जा रहा है और मतलब कुछ और है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूं अऋणात्मक पूर्णांक, इसका सीधा सा मतलब है कि मैं ऋणात्मक पूर्णांकों को नहीं ले सकता। तो ऋणात्मकों को अगर हटा दिया गया तो बचा क्या? शून्य बचा और धनात्मक बचे। तो शून्य और धनात्मक को जब ज्वाइन किया गया तो वो बन गया आपका अऋणात्मक। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि चलो हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिए, हमने जीरो को भी सम्मिलित कर दिया। अब हमारे को जरूरत पड़ी कि हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक अंक भी आ गए। हमारे पास क्या आ गए? ऋणात्मक पूर्णांक अंक भी आ गए। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर इन्हें सम्मिलित करना है तो फिर एक नए सिस्टम को बनाना पड़ेगा नंबर सिस्टम में। तो हमने उसके लिए जो नया बनाया उसको हमने बोला पूर्णांक यानी इंटीजर। हमने उन नंबर्स को क्या बोला? इंटीजर। इसको डिनोट करने के लिए आप इंग्लिश का कैपिटल लेटर आई इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं जगह पर कैपिटल जेड कर सकते हैं। स्मॉल जेड जो होता था वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। ठीक है ना? स्मॉल जेड अगर मैं आपको बताऊं तो स्मॉल जेड अगर ऐसे लिख दिया गया है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। ठीक है, और अगर आपने कैपिटल जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं यानी पूर्णांकों के बारे में। अब इंटीजर में क्या है? इसमें धनात्मक पूर्णांक भी आते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? जैसे मैं इसको लिख दूं अगर दोबारा से, तो ये आई जो होगा वो इक्विवेलेंस टू बहुत दूर से आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे करके आगे तक जा रहा है। कई बच्चे यहां पर मेरे से उम्मीद करते हैं कि सर आप यहां अनंत क्यों नहीं लिखते हो? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अनंत जो है वह कोई अंक नहीं है। अनंत क्या है? अनंत कोई अंक नहीं है। अनंत किसी बड़ी संख्या को
सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करने का एक डिनोशन बना रखा है। यानी अगर मैं कहीं लिखता हूं अनंत, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी लार्ज नंबर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पर यह बड़ा ही रिलेटिव टर्म है, यह बड़ा ही सापेक्षिक रूप से बोला जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं एक अंक मान लो एक है, इस एक, अब एक से दो के मध्य में कितने अंक, आप बोलोगे सर अनंत अंक है। इंटीजर की बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं एक से दो के मध्य अंक कितने हैं, वो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। तो आप बोलोगे सर एक से दो के मध्य तो अनंत अंक है। तो एक के लिए तो दो क्या है, अनंत है, और एक के लिए तीन भी क्या है, वो भी अनंत है। तो क्या दो अनंत बराबर हो गए, नहीं ना। तो अनंत क्या है, बहुत ही लंबी मतलब बहुत ही बड़ी संख्या को प्रदर्शित करने का एक सांकेतिक रूप है, ये कोई अंक नहीं है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए अभी अब हम जब बात करेंगे तो मैं आगे बात करूंगा आपसे कि इनका मतलब क्या है, अनंत का जो हमको समझना है वो क्या मतलब समझना है। ठीक है, अब आ गया आपका इंटीजर। इंटीजर के अंदर ऋणात्मक वाले पूर्णांक भी आ गए, इन सबको हम बोलते हैं ऋणात्मक, इन सबको बोलते हैं धनात्मक। यही नेचुरल नंबर भी है, इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, अऋणात्मक, यानी होल नंबर बन जाएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं -3, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि अगर मैंने आपसे बोला कि एक समुच्चय मैंने लिया A, इस समुच्चय में मैंने लिया -3, -2, -1 और 0 तक ले लिया। अब ये समुच्चय का नाम क्या रखोगे आप, तो आप इसे बोलोगे क्या, अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक क्यों, क्योंकि इसमें ऋणात्मक आ रहा है और 0 आ रहा है। इसमें क्या नहीं आ रहा है, इसमें आपका धनात्मक नहीं आ रहा है, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, अधनात्मक पूर्णांक है ये। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने इंटीजर पढ़ लिया तो अब हम अगले समुच्चय की तरफ चले। अगला समुच्चय हम क्या लेंगे, हम लेंगे रैशनल नंबर। क्या लेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब ये सब लोग आप ये सब नंबर्स और ये सब बातें आपने क्लास 9th में, 10th में, 8th में, 7th में सब पढ़ रखा है। मैं सिर्फ दोबारा एक बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि क्या होता है हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमें अच्छी चीजें जल्दी भूल जाते हैं और हमारी जो बुरी चीजें हैं वो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो दोस्तों के साथ बिताया गया अच्छा वक्त हमें याद रहता है, लेकिन पढ़ाई वाली चीजें हम ज्यादातर भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको मेहनत कर रहा हूं, परिमेय समय। अच्छा, परिमेय नंबर क्या है, इसको पहली बात तो याद कर लो कि डिनोट करते हैं हम कैपिटल Q से। Q का मतलब है रैशनल नंबर। ठीक है जी, इसका परिभाषा लगभग सभी बच्चे जानते हैं। क्या होता है, ऐसा अंक जिसे P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सके। ठीक है ना, याद आ रहा ना, ऐसा अंक जिसे P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सके। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूं कि जहां P Q बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां P और Q क्या होने चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा, जहां P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए आपका। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि है, Q कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी अंक जिसे आप P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, आप उसको बोलेंगे कि वह क्या है, एक रैशनल नंबर है। Q 0 नहीं हो सकता। और इस बात को अब हमेशा बना ले, अपने दिमाग में बैठा के रखें कि जब तक हम मैथ्स पढ़ते रहेंगे, वो कहीं भी पढ़े और किसी भी लेवल पर पढ़े, हम इस बात को हर बार सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा हर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो मैथ्स में कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि किसी विशेष वक्त में और विशेष परिस्थिति में हम अपने हर को 0 कर सकते हैं। हमने बोला कि हर को कभी 0 किया जा ही नहीं सकता।
ठीक है, तो आपको जब भी आप कभी कोई नंबर लिखते हैं जो p बटे q के रूप में हो, ठीक है, तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि वह सारे मान जो q को शून्य बना रहे हो उन्हें पहले से ही हटा दें। वो नहीं हो सकते क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कभी जीरो बन ही नहीं सकता। ठीक है, एक तो ये बात हुई कि ऐसा अंक जिसे p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सके जहां p और q क्या हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला 3/5 एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो 3/5 आ गया और आपका 22/7 आ गया। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर 22/7 तो पाई का मान है, तो पाई का मान नहीं है 22/7। 22/7 एक कैसा अंक है, परिमेय अंक है, जबकि पाई जो होता है वो एक अपरिमेय अंक होता है। मैं भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। या आपने बोल दिया 1/3 है, या आपने बोल दिया 4 है, या -3 है, इस तरह के जितने भी है इन सबको अपन क्या बोलते हैं कि ये क्या है, परिमेय अंक। ये सब क्या है, परिमेय अंक है। ठीक है, एक और परिभाषा है, वो क्या है, ऐसा अंक जिसमें दशमलव के बाद अंक पुनरावर्तित हो रहे हों और रुक भी नहीं रहे हों। ठीक है, मतलब अगर अपन इसे इंग्लिश में समझे तो क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। ना तो वो रुक रहे हैं दशमलव के बाद, ठीक है, और वो जो अंक आ रहे हैं वो बार बार अपने आप को रिपीट करके आ रहे हैं। तो ऐसे अंकों को भी हम क्या बोलते हैं, परिमेय अंक बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे बोला जैसे इस अंक को आप देखें 1/3 को, 1/3 का मान मतलब क्या हुआ कि 0.333333 कहां तक, अनंत काल तक जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद ये रुक नहीं रहा है तो क्या होगा, नहीं रुक रहा है तो दो केस बन सकते हैं। क्या केस बन सकते हैं, पहला केस तो ये बनेगा कि या तो जो अंक आ रहे हैं वो एक निश्चित अंकों को बार बार पुनरावर्तित करके आ रहे हैं और एक रैंडम आ रहे हैं, कुछ भी आ जाए। जो रैंडम आते हैं उन्हीं को ही हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और अगर वो किसी निश्चित अंकों को पुनरावर्तित करके आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको आपको याद होगा, आपको डिनोशन में अगर आपको दिखाया था तो बचपन में कभी ऐसा बताया जाता था 0.3 बार। 0.3 बार का मतलब क्या होता था कि ये अंक रिपीट कर रहा है। यानी इसमें और एग्जांपल ले लें, मान लो मैं बोल दूं आपको 1.273 बार, तो 1.273 बार का मतलब क्या हो जाएगा, 1.273 बार का मतलब हो जाएगा 1.273737373 एंड सो ऑन, जहां तक वो जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के अंक भी क्या कहलाते हैं, इस तरह के अंक भी कहलाते हैं क्या, परिमेय अंक। बोलो क्लियर है ये बात। चलिए अब इस परिमेय अंक में अपन थोड़ी सी बातें और करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1.29 बार है, हमको ये मानना है भाई ये अंक हमें दिया गया है, मान लो ये आपको एक नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन है, हमको इसको p बटे q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आप लोगों ने ये आराम से पढ़ रखा है, कक्षा 9th में या 8th में इस तरह के सवाल करते थे, या 10th में मान लीजिए इस तरह के सवाल करते थे कि इसको हमें किस रूप में देखना है, p बटे q में। पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम बोल रहे हैं 1.29999 कहां तक, अनंत काल तक चल रहा है। अब मुझे ये बताना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए, पहली डेफिनेशन के अनुसार ये p बटे q के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए। अब p बटे q के रूप में प्रदर्शित करना है इसको, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, मैं इस अंक को x बराबर 1.29999 कहां तक चल रहा है ये,
अनंत तक चल रहा है, इसे अनंत तक ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो मैं बिल्कुल 10th क्लास में जो किया जाता था मैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे मैं इसको और अच्छे से भी समझाऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो ध्यान से, कितना, मैं एक बार यहां लिख लेता हूं 10x। तो 10x का मान जो आपके पास आएगा वो आएगा 12.9999 एंड सो ऑन अप टू अनंत तक। इस अनंत को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करा हमने कहा एक सीक्वेंस और कॉपी कर लो। तो आपने कहा कि साहब 100x कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 129.9999 कहां तक, अनंत तक चल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम घटा दें तो घटाएंगे तो यहां कितना बनेगा, यहां बनेगा 990x बराबर, यहां क्या देखो 0.99 तो खत्म ही हो जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, 9 में से दोगे तो 7, 117, तो x बराबर 117/990, ठीक है। ये देखिए, क्या 117 एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। 990 भी एक पूर्णांक है, और ये p/q के रूप में आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है अंक, ये अंक जो है वो क्या कर रहा है, पुनरावर्तित करने की वजह से अपने आप को परिमेय अंक बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसको और भी तरीके से किया जाता है, हम उसमें दिखाते थे कि 1.2 ले लेते थे, फिर यहां लिख लेते थे एक बार 0.99, फिर 0.0099, फिर वो 99 को इंटू 10 की पावर -2 और ऐसे करके करते थे। और एक ऐसा भी तरीका है, इससे भी हमारा उत्तर तो आ ही जाता है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4.9 बार क्या होगा, ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे और आप पाएंगे क्या कि जो 4.9 बार है, 4.9 बार का मतलब क्या हुआ, 4.99999999 कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो अगर हम बोले कि 4.9 बार क्या है, तो कई बच्चों के दिमाग में फट से ख्याल आता है कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि अच्छा 5 का जस्ट पहले नंबर आपको बताऊं। अब आप बोल रहे हो कि साहब 4.9 बार है, तो 4.9 बार है का मतलब 4.99999999 कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो यही वो अंक होगा जो 5 के जस्ट पहले पड़ा होगा। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब आप इसको परिमेय संख्याओं में प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, किसमें, परिमेय संख्याओं में प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो 5 है और 4.9 बार है, ये दोनों अलग है ही नहीं, ये सेम टू सेम है। इसका मतलब 4.9 बार वो अंक नहीं है जो 5 के जस्ट पहले पड़ा हुआ है। तो हमने जो अभी तक सीखा था वो क्या था कि हम 5 का जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला नंबर बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। 4.9 बार को अगर अपन ट्राई करें जैसे नॉर्मल मेथड से करूं, इसको मैंने लिख लिया 4.9 बार को मैंने क्या लिख लिया, 9 9 9 9 9 कहां तक, अनंत तक जा रहे हैं। फिर अपन ने 10x लिख लिया तो क्या बन गया ये 49.9999, ऐसे चला गया। दोनों को घटाया तो क्या मिल गया मुझे, 9x मिल गया, और ये आ गया कितना, 45 आ गया। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर x बराबर 5 आ रहा है तो 4.9 बार क्या है, वो 5 ही है। आपको बस ये समझना है, ठीक है। 4.9 बार क्या है, वो 5 है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1.9 बार क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं 1.9 बार क्या है, तो आप बोलोगे इट इज 2। 1.9 बार क्या है, 2। पर मैं ये बोलूं अगर आपसे 1.9 या 1.89 बार, तो ये 2 नहीं है, ये तो 1.899999 कब तक जा सकता है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या है, समझ में आ गई हमें। अब बात करते हैं दूसरी संख्याओं के बारे में, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद इसी का अगला जो पार्ट हमें सीखना है वो है अपरिमेय संख्याएं, यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब ये इर्रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम q की पावर में c से। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ c। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ c का मतलब q का पूरक, परिमेय का पूरक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ c बोलते हैं इसे। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ये हिंदी में कहलाती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। नाउ क्या है इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, ये क्या है, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय ना हो। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संगठन, यूनियन। किनका, जितनी परिमेय संख्या दुनिया में है
और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उन सबका अगर हम क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं, तो वास्तविक संख्या बनती हैं। ठीक है, तो हम क्या परिभाषित कर सकते हैं, वो वास्तविक संख्याएं जो परिमेय ना हो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। तो इसको अगर परिभाषित करनी है तो कितने सिंपल तरीके से बोलूंगा, ऐसी वास्तविक संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय ना हो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, क्यूसी से। अब कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी नहीं है, √2 नहीं है, एग्जाम्पल लिख लें अगर इसका, तो √2 नहीं है, √3 नहीं है। √2 का मान आप जानते हैं कितना, 1.414, और अगर फिर आप रुके ना तो फिर आप इसे खोलते चले जाएंगे तो दशमलव के बाद ये रुकेगा भी नहीं, और इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है ना, रैंडम नंबर आते चले जाते हैं। ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, आपका पाई हो गया, ई हो गया, इस तरह के जो भी नंबर हैं वो सब क्या हैं, आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी डेफिनेशन से समझूं तो कैसा, उसको क्या बोलूंगा, ऐसा अंक जो दशमलव के पश्चात न तो पुनरावर्तित हो नहीं रुके। इंग्लिश में अगर अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। मतलब न तो रुके और न ही किसी सीक्वेंस को रिपीट करने दे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिन्हें डिनोट करते हैं किससे, QC से। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने परिमेय कर लिया, अपरिमेय कर लिया, पूर्णांक कर लिया, और इस तरीके से हम अपने हायरार्की को ऊपर की तरफ लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, अपरिमेय संख्याओं के बाद। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के बाद आता है रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ठीक है ना, यानी कि कौन सी रेखा, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक संख्या को हम लिखें अगर, तो वो सभी परिमेय व अपरिमेय, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संगठन। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संगठन वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने Q लिया, उसको यूनियन करा किसके साथ, QC के साथ, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रियल नंबर आएगा। ठीक है, अब वास्तविक संख्या रेखा कहां से कहां तक होती है, वास्तविक संख्या रेखा जो आपकी चलती है उसको हम डिनोट करते हैं कैसे,
उसको हम डिनोट करते हैं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कौन से ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया, हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल करा छोटे वाले का। तो इसका मतलब माइनस अनंत और प्लस अनंत तो हमारे अंतराल में सम्मिलित नहीं है, हमारे अंतराल में सम्मिलित है ही नहीं, वो तो उनको तो हटा ही दिया गया। और मैं अभी बात करने वाला हूं अनंत के बारे में, कि अनंत के बारे में जो आप लोगों की मिथ्या है, जो भ्रम है, उसे भी हम दूर करेंगे अभी। तो माइनस अनंत और प्लस अनंत की बात हो गई, ठीक है ना। और जितनी संख्याएं, वो चाहे परिमेय हो, वो चाहे अपरिमेय हो, वो सब किस में आ जाती हैं, वो आ जाती हैं आपकी वास्तविक संख्या के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या से आगे चल देंगे तो हमको मिलती है अगली संख्या, और वो है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया गया था, मैंने बताया था स्मॉल z से डिनोट करते थे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दुनिया के जितने अंक हैं, ठीक है, चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय, चाहे पूर्णांक चाहे अपूर्णांक, चाहे वो धनात्मक ऋणात्मक भाज्य अभाज्य कुछ भी है, वो सब संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को परिभाषित करें, हालांकि आगे चल करके हमें पूरा का पूरा एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसको पढ़ाते रहने से पहले हम यहां पर अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसको समझ लेते हैं कि ये सम्मिश्र संख्याएं क्या है, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P प्लस आई क्यू के रूप में, या और अच्छे से करें, जिसे X प्लस आई वाई के रूप में प्रदर्शित कर सके। ऐसी संख्या जिसे X प्लस आई वाई के रूप में, ये लिखा है X प्लस आई वाई के रूप में प्रदर्शित कर सके, उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी स्मॉल z को हमको किसके फॉर्म में लिखना है, x प्लस आई वाई के रूप में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं, यानी z बराबर x प्लस आई वाई। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी कब, जब x और y जो आपके हैं वह वास्तविक संख्याएं हो। x और y जो है वो वास्तविक संख्याएं। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, ये जो x होता है ये सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग कहलाता है। कौन सा भाग, वास्तविक भाग। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग कहलाता है। इट इज कॉल्ड रियल पार्ट। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ z से। ये x जो है ये इस सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग कहलाएगा, और ये जो y है आपका, ये आपका कहलाता है काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग, ठीक है, ये क्या कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट डिनोट कैसे करते हैं हम, आई एम जेड से, ठीक है जी। और ये जो खूबसूरत चीज लिखी है आई, ये आई कहलाता है आयोटा। ये आई क्या कहलाता है, आयोटा। अब ये आयोटा क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। ये जो आयोटा है ये ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली बात। आयोटा क्या है, अंडर रूट ऑफ -1 है। बच्चों ये बात ध्यान से समझ लो कि जब तक हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी वर्गमूल में कभी भी कोई ऋणात्मक अंक नहीं रखा जा सकता, ठीक है। किसी भी वर्गमूल में कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं रखा जा सकता जब तक हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं,
ठीक है। अब अगर हम वास्तविक संख्याओं से ऊपर उठ गए और हम समिश्र संख्याओं पे चले गए, तो ये जो आयोटा होता है, जिसको मैंने आयोटा बोला, इस आयोटा का मान होता है अंडर रूट -1। अगर ऐसा समझे कि आयोटा का मान अंडर रूट -1 है, यानी जब भी ऋणात्मक आ जाएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक अंक ले लिया अंडर रूट के अंदर -5, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट -1 और अंडर रूट 5। अंडर रूट -1 को मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा, और ये क्या हो गया? √5 आयोटा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो अंडर रूट -1 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमने इवैल्यूएशन करा नंबर सिस्टम का, जैसे जैसे हम बढ़ते गए, पहले हमने क्या करा? पूर्णांक ढूंढे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत क्या करी? हमने प्राकृत संख्याओं से करी। फिर हमने उसमें जीरो डाल के एक नया सिस्टम बनाया पूर्ण संख्याओं का। फिर हमने कहा चलो ऋणात्मक को भी डाल देते, तो हमने पूरा पूर्णांक बना दिया। उसके बाद हमने बोला कि चलो पूर्णांकों के अलावा और भी तो अंक होते हैं, तो उसके लिए फिर हमने क्या करा? अपने परिमेय संख्या बना दी। परिमेय के बाद हमने बोला जो परिमेय नहीं हो उनको क्या करें? हमने अपरिमेय भी बना दी। फिर हमने कहा कि इन सबको मर्ज कर दो, तो एक नया सिस्टम बन गया। वो क्या बन गया? रियल नंबर बन गया। फिर हमने रियल नंबर से भी ऊपर चले गए और हमने क्या परिभाषित किया? समिश्र संख्याएं परिभाषित करी। तो हमने जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए, वैसे वैसे नंबर सिस्टम को बढ़ाते चले गए। हमने बोला यहां पर अंडर रूट -1 होता है। ठीक है, अब अगर अपन इसको समझे, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, छोटा मोटा सा, ताकि हमें आइडिया रहे कि ये है क्या चीज। ठीक है ना? आगे जब इसके बारे में बात करेंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, पर अभी तो अपन समझ ले कि ये है क्या चीज। देखिए, आयोटा का मतलब है, अभी अपन ने जो बात करी थी वो था अंडर रूट -1। आयोटा का मतलब क्या है? अंडर रूट -1। ठीक है, आयोटा का मतलब हो गया अंडर रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का मतलब अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, तो ये क्या बन गया आपका? -1। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ चलो आयोटा क्यूब क्या होगा? बोलोगे सर आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर का मान अपन निकाल चुके हैं, कितना? -1। तो अपन क्या बोलेंगे इसे? कि ये सब बन गया आपका माइनस का आयोटा। फिर मैंने आपसे पूछा कि चलो आयोटा की पावर 4 बता दो। आप बोलोगे सर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका? -1 इंटू -1 कितना आ गया? 1। तो आयोटा की पावर 4 कितना हो गया? 1। तो आयोटा समझ में आ गया आयोटा कैसे काम करता है। ठीक है, तो ऐसे सारे अंक जिसे किसके रूप में लिखा जा सकता है? x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा जा सकता है। उन सबको हम बोलते हैं समिश्र संख्याएं, जहां x क्या है? x क्या है? वास्तविक भाग है। y क्या है? काल्पनिक भाग है। और आयोटा क्या है? अंडर रूट -1 है। ठीक है, इस पर बेस अपन देखे कुछ सवाल ट्राई करते हैं, ताकि अपन को समिश्र संख्याएं थोड़ा सा समझ में और आ जाए अच्छे से। ठीक है, मान लीजिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आयोटा की पावर 201 का मान बताओ। आयोटा की पावर 201 क्या होगा? हमको ये निकालना है। ठीक है, तो आयोटा की पावर 201 निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको पता है कि आयोटा की पावर 4 जो है, आयोटा की घात 4 जो है वो 1 है। तो आप जो भी घात आपको यहां दिया जाए उसे 4 से भाग लगाने की कोशिश करें। तो मैंने इसको देखो कैसे लिखा, मैंने लिखा आयोटा की पावर 4। अब इसको डिवाइड लगाऊंगा तो मुझे ऊपर तो कितना चाहिए? देखो ध्यान से, 50 में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 200 घात देगा। 50 इंटू 4 कितना होगा? 200। और हमारे पास जो घात है वो कितनी है? 201। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? इंटू आयोटा। अब जरा देखो, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 200। और आयोटा की पावर 1 कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो आयोटा की पावर कितना हो गया? 200 और 1, 201। आयोटा की पावर 4 इंटू 50 का मतलब कितना हो गया? ये हो गया 1 की पावर 50 और इंटू आयोटा। तो आपके पास कितना आ गया? आयोटा आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 1 बाय आयोटा क्या होगा, तो आप 1 बाय आयोटा को कैसे हल करेंगे? हम तो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं? ऊपर और नीचे आयोटा से गुणा और भाग कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? आयोटा। और नीचे कितना आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना? -1। तो आ गया माइनस का आयोटा। तो आयोटा को तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत
नहीं होगी। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं अपन। मैंने कहा एक प्रश्न और ले लेते हैं यहीं से। मैंने कहा z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा का वास्तविक व काल्पनिक भाग ज्ञात करें। वास्तविक व काल्पनिक भाग ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा का वास्तविक व काल्पनिक भाग ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि जो समिश्र संख्याएं हैं वो किस रूप में होती हैं, x प्लस आई वाई के रूप में होती हैं। तो ये जो दे रखा है वो z बराबर 3 प्लस आयोटा 4 दे रखा है, ठीक है ना, x प्लस आयोटा वाई के रूप में होती है। अब अगर अपन कंपैरिजन करना चाहें तो क्या करेंगे, x किसका बराबर होगा 3 के और y किसके बराबर होगा 4 के। तो मैं बोलूंगा रियल पार्ट ऑफ z कितना आएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आएगा 4। इसी तरह के और सवाल फटाफट करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लगता चले। मान लो वही सवाल फिर से लिखा मैंने, z बराबर मैंने दे दिया -3 -4 आयोटा। अब क्या करें, हमको कंपैरिजन किससे करना है, हमको कंपैरिजन हमेशा करना है z बराबर x प्लस आयोटा वाई से। ठीक है, अब अगर उसको अरेंज करूं मैं तो कैसे अरेंज करूंगा, मैं अरेंज करूंगा z बराबर, देखते चलना, यहां -3 को ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस लिख दिया, इसके बाद आयोटा लिखा हुआ है और जो y था उसको मैंने -4 लिख दिया। देखिए सवाल में कोई अंतर आया क्या, मैंने क्या करा, -3 को ब्रैकेट में लिखा, प्लस आयोटा और फिर -4 लिख दिया। अब कितना आया मेरा रियल पार्ट ऑफ z, मेरा रियल पार्ट ऑफ z आ गया -3 और मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आ गया, वो आ गया -4। सिंपल है। ठीक है, अगर मैं एक और सवाल यहां पर ले लूं कि मान लो z बराबर मेरे को दिया गया 7 प्लस 2 आयोटा 7 -3 आयोटा, तो मैं z बराबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लेना चाहता हूं तो मैं 7 इसे लिखूंगा, प्लस यहां लिखूंगा और यहां -3 लिख करके आयोटा लिखूंगा। तो मेरे को रियल पार्ट कितना दिखेगा 7 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना दिखेगा -3 दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लो एक सवाल और ले लेते हैं, मैंने कहा z बराबर है 7 प्लस, या 7 ही ले लो बस, सिर्फ 7 है। अब मैंने बोला कि इसका बताओ रियल पार्ट, तो आप बोलोगे कि सर कंपेयर तो हम इसको x प्लस आयोटा वाई से ही करने वाले हैं, चाहे कुछ कर लो आप। तो यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं इसे प्लस आयोटा 0 लिख लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 0 की खासियत यह है कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा उसको भी 0 बना लेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोल पाओगे कि जो रियल पार्ट ऑफ z आया वो तो 7 आया और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आया वो कितना आया, वो आया 0। और वैसे देखा जाए तो 7 क्या है, रियल नंबर है। तो अगर रियल नंबर की एक और डेफिनेशन बनानी हो कि रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या थी, जो अपन ने लिखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या थी, तो वास्तविक संख्या क्या है, वह सम्मिश्र संख्याएं जिनका काल्पनिक भाग शून्य हो जाए। z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, आपने क्या बोला, ऐसी सारी सम्मिश्र संख्याएं जिनका काल्पनिक भाग शून्य हो, जिनका काल्पनिक भाग क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। बोलो बात समझ में आई। अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं आज इसी का। मैंने कहा कि z बराबर मान लो मैंने दे दिया 1 प्लस आयोटा और मैंने आपसे कहा कि बताओ इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या है। तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग निकालने के लिए याद रखें कि हर बार इसको किस रूप में लाना है, x प्लस आयोटा वाई के रूप में ही लाना है। पर ये तो 1/x प्लस आयोटा वाई का रूप लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1/x प्लस आयोटा वाई का रूप लिखा है। तो क्या करें, सबसे पहले इसको x प्लस आयोटा वाई के रूप में लाने के लिए 1 प्लस आयोटा यहां लिखा है, इसको इसके क्रमित युग्म से, ऑर्डर्ड पेयर से मल्टीप्लाई कर दें। तो z बराबर ऊपर देखो क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस और आयोटा का स्क्वायर। तो z बराबर कितना आ गया, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस 1
तो z बराबर कितना बन गया आपका 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं अगर इस रूप में लिखना है तो मैं लिखूंगा z बराबर 1/2 प्लस आयोटा और ब्रैकेट में माइनस का 1/2। तो मेरा रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया, मेरा रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है 1/2 और मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरा माइनस का 1/2। तो इस तरीके से अपन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूप में भी दे रखा हो तो मैं उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकता हूं। ठीक है।